हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ट्रूप्स में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के हर टॉपिक की सुपर 50 सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सवाल को समझिएगा। सवाल है आपका, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। अगर सिकंदर की बात करें, केवल प्रथम विदेशी आक्रमणकारी की बात की जाती है तो सिकंदर हो जाएगा। प्रथम विदेशी मोहम्मद बिन कासिम है, तो ये प्रथम मुस्लिम हो जाएंगे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी आए हैं महमूद गजनवी के भी बाद में। सुबुक्तगीन की अगर बात करें तो सुबुक्तगीन आपके जो हैं ये महमूद गजनवी के पिता हैं। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, या कह लीजिए प्रथम मुस्लिमों में जो तुर्क आक्रमणकारी हैं उसमें ये प्रथम थे, पहले थे। और मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमणकारी हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण भारत के किस क्षेत्र पर किया था? तो मोहम्मद गोरी की बात की जा रही है। आपके लाइन में है सिंध पर, मुल्तान, या पंजाब, या उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो बात मोहम्मद गोरी की अगर की जाएगी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुल्तान। यहीं पे हम सिंध को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंध पे पहला आक्रमण जिसने किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये हैं आपके मोहम्मद बिन कासिम। पंजाब पे किसका पहला आक्रमण हुआ था? तो पंजाब पे जो तीसरे बचे हैं, यानी कि आपके महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था पंजाब पे। अगला ऑप्शन आपका दे रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांत। यहाँ पे किसका आक्रमण किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत पे पहला आक्रमण किया था सिकंदर ने। तो इस सवाल का राइट आंसर है मुल्तान। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बचपन का नाम अली गुशास्त था? आपके इस सवाल का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी को भी डिस्कस करते हैं। इनके बचपन का नाम था निजाम खान। निजाम खान। अगला ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बचपन के नाम की बात अगर करें तो इनके बचपन का नाम था जौना खां। जौना खां। इन्हीं की याद में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे ही इन्हीं की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर बनवाया था। अगला ये जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है प्रधान खान, ये उपाधि है गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन के। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? ये तीनों इतिहासकार जो हैं अलबरूनी, फिरदौसी और रुतबी, ये तीनों महमूद गजनवी के इतिहासकार हैं, जिसमें फिरदौसी और रुतबी इनके दरबारी थे, अलबरूनी भी दरबारी थे। लेकिन अगर बात की जाएगी भारत साथ आने की तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी। फिरदौसी की अगर बात करें तो फिरदौसी कभी भारत आए ही नहीं थे। हालांकि उनके दरबारी कवि थे, लेकिन कभी इनका भारत आना नहीं हुआ था। अगले हैं उतवी, ये भी दरबारी कवि थे, उनके दरबारी साहित्यकार कह लीजिए या इतिहासकार कह लीजिए। आपके इस सवाल का राइट आंसर होगा जो वो है अलबरूनी। अगला सवाल है आपका शाहनामा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये शहनामा नहीं है, ये शाहनामा है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हैं आपके फिरदौसी। शाहनामा के लेखक की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फिरदौसी। अगले ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उतबी। उतबी की रचना की अगर बात करेंगे तो उतबी की मेन रचनाओं में आपकी है किताबुल यमनी। अगली रचना है इनकी तारीख ए यमनी।
अगर बात करें हम अलबरूनी की, तो अलबरूनी की मुख्य रचनाएं जो हैं उसमें है आपका ये पहला चलेगा किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। नेक्स्ट रचना इनकी जो बात करते हैं वो आपकी मिल जाएगी तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। अगर हम अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं हसन निजामी, तो हसन निजामी की भी एक रचना है जो कि ज्यादातर विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है, वो है आपके ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। तो सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। शाहनामा के लेखक की बात है अगर, तो वो फिरदौसी हो जाएंगे, मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा फिरदौसी। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। रावर का युद्ध, ये कई जगह रावर आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा है, या कई जगह राबर भी लिखा मिलता है, राबर ये भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो राबर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था, ये सवाल है आपका। तो राबर के युद्ध की अगर बात करें तो ये है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहिर के बीच में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहिर। ईस्वी कौन सी आपके 712 ईस्वी। बाकी के ऑप्शंस में हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का दिया है 1191 में। तो सभी को पता होगा इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये है मोहम्मद गोरी और जयचंद। ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदावर का युद्ध। अगला ऑप्शन है आपका महमूद गजनवी और भीम प्रथम। इस युद्ध को कई नाम से जाना जाता है, जैसे अनिल बाड़ कह लीजिए, अनिल बाड़ का युद्ध, कायंद्रा का युद्ध भी इसे ही कहा जाता है, कायंद्रा का युद्ध जो लड़ा किनके बीच गया था, भीम प्रथम। हालांकि भीम प्रथम लड़े नहीं थे क्योंकि एज इनकी छोटी थी, तो इनके संरक्षिका जो थी रानी नायिका देवी, वो उन्होंने मुख्य रूप से इस युद्ध का कमान संभाला था। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहिर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। बहिंद का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ। तो बात करते हैं यदि बहिंद के प्रथम युद्ध की, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए 1001 ईस्वी में राजा जयपाल और महमूद गजनवी। बात करते हैं यदि दूसरे ऑप्शन की, तो इस युद्ध को जाना जाता है बहिंद का द्वितीय युद्ध, बहिंद का द्वितीय युद्ध। बहिंद का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1008 ईस्वी में हुआ था। राजा आनंदपाल जो है ये राजा जयपाल के बेटे हैं, जिनका भिड़ंत होता है महमूद गजनवी से सन 1008 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं 1215 ईस्वी में। तो जैसे हमने देखा था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में होता है आपका तराइन का फर्स्ट वॉर, और 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। अंतर केवल इतना रहता है कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन सेकेंड वॉर में जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, इसमें राजा पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उन्हें बंदी बना के जो मोहम्मद गोरी हैं वो अपने गौड़ क्षेत्र में ले जाते हैं और वहां पे उनकी हत्या करा दी जाती है। ये 1215 ईस्वी हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस युद्ध को तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, तराइन का तृतीय युद्ध। किनके बीच हुआ था वो पहले लिखा है, इल्तुतमिश और यालदौज। यालदौज कौन है? जब मोहम्मद गोरी अपने गुलामों के बीच अपने जीते गए या कह लीजिए विजित क्षेत्रों का जब बंटवारा कर रहे थे, तो उसमें 3 लोग थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुवाचा। तो उसी में से आपके एक यालदौज थे। अगला है ऑप्शन आपका 1301 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी और राजा हम्मीर देव।
इस युद्ध को जाना जाता है रणथंबोर के नाम से, रणथंबोर का युद्ध। रणथंबोर का युद्ध। अच्छा, हुआ क्या, क्यों था ये युद्ध? इसके पीछे भी रीजन है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कह लीजिए या फिर उनके देश का उनके राज्य का एक विद्रोही आदमी था जिसे राजा हम्मीर देव ने शरण दी थी अलाउद्दीन खिलजी के मना करने के बावजूद। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का अभियान किया था और फाइनली राजा हम्मीर देव की उसमें मृत्यु होती है। और राजा हम्मीर देव की जो वाइफ होती है रानी रंगा देवी, वो जल जौहर करती हैं। यहाँ अग्नि द्वारा जलने की बात नहीं है, ये जल जौहर है और जिसे राजस्थान के पहले जौहर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये रानी रंगा देवी ने राजा हम्मीर देव की मृत्यु के बाद जौहर किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया नहीं है? सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछ रहा है नहीं है। तो ये है तर्किन का दरवाजा, ऑप्शन है आपका, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाई है। नसीरुद्दीन महमूद की कब्र जो कहाँ है आपकी? नसीरुद्दीन महमूद की कब्र है आपके सुल्तानगढ़ी में, ध्यान दीजिएगा, सुल्तानगढ़ी में। ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगर आपका इल्तुतमिश का मकबरा, ये भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था 1235 ईस्वी के लगभग। अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवाया था। अगर इस सवाल के आंसर की बात करें तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है स्थापत्य इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया नहीं है, तो ये हो जाएगा हौज खास। अगर इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया तो बनवाया किसने है इसको? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थापत्य मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया नहीं है? फिर सवाल ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है कि बनवाया गया नहीं है। जिसमें आदिलाबाद का किला जो है ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। बेगमपुरी की मस्जिद भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही बनवाया गया है। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया। तो आपके सवाल का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये मोट की मस्जिद जो है ये किसने बनवाया है? तो मोट की मस्जिद बनवाया है सिकंदर लोदी ने, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोट की मस्जिद बनवाई है सिकंदर लोदी ने। अगले सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थापत्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया हुआ नहीं है? तो अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसे भारत के पहले मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि पहली मस्जिद है, कई इतिहासकारों का दावा है कि चेरा मंजुम जो है, चेरा मंजुम को भी माना जाता है, लेकिन इसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, इसलिए इसे पहली मस्जिद की संज्ञा नहीं दी जाती है, ना ही इसे माना जाता है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को ही भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को भी बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में आपको देखने को मिलता है। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में देखने को मिलता है। ये अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में। जो आपके इस सवाल का राइट आंसर होगा वो होगा अलाई मीनार, क्योंकि अलाई मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया है, तो बनवाया किसने है? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दरअसल मैटर ये था कि कुतुब मीनार जो थी उसको देख के इन्होंने शान से बोला था कि मैं इससे भी बड़ी इमारत खड़ा करवा सकता हूँ या बनवा सकता हूँ। तो उसी के देखा देखी इन्होंने अलाई मीनार बनवाने की कोशिश की। हालांकि पहली या दूसरी मंजिल ही मुश्किल से बन पाई थी, तो इन्होंने फिर अपने कदम पीछे वापस ले लिए, अपने शब्द वापस ले लिए, और वो मीनार कभी भी पूरी नहीं बन पाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी?
यानी कि राजधानी चेंज किया था इन्होंने। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो सुल्तान की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, नाम चेंज किया गया था इसका देवगिरी। तो अगर सवाल बनता है आपका कि दौलताबाद या देवगिरी तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे राजधानी क्या थी? फिरोजाबाद। हालांकि फिरोजाबाद नगर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी, और ये जो फिरोजाबाद जगह है वो आपके वर्तमान यूपी का ही एक जिला है। अगली बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर जो है राजधानी किसके शासनकाल में थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी। श्रीनगर की स्थापना यानी कि कह लीजिए उसे बसाने का जो काम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। रही बात अगले ऑप्शन तुगलकाबाद की, तो तुगलकाबाद राजधानी रही है किसके टाइम पे? गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि तुगलकाबाद को बसाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही, इन्होंने ही तुगलकाबाद को बसाया था। तो तुगलकाबाद इनके शासनकाल में राजधानी रही इनकी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं आपके। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया शासक कौन है? शिया शासक की बात करेंगे वो तो खिज़्र खान है। एक और सवाल बनता है इससे रिलेट करके कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा वंश कौन था जो अफगान था? तो वो आपका लोदी वंश हो जाएगा, लोदी वंश। और ये तीनों शासक जो हैं आपके वो लोदी वंश से ही रिलेट कर रहे हैं, तो ये तीनों अफगान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ये कई बार सवाल पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, एक सेकंड, राइट आंसर आपका है सिकंदर लोदी। यही जो थे महाशय गुलरुखी नाम से उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनका उपनाम की अगर बात करें हम या फिर कह लीजिए उपाधियां कौन कौन सी ली हैं, तो इन्हें सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। बचपन के नाम की बात करें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अली गुरशास्प इनके बचपन का नाम है। बात करते हैं यदि बहलोल लोदी की, तो बहलोल लोदी जो है हमने डिस्कस किया था, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपका, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को किस वर्ष नष्ट करवाया था? नष्ट करवाने की बात है, ये भी सवाल आपका कई बार पूछा गया है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? तो वो बख्तियार खिलजी हैं। कब करवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1198 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में। अच्छा, ये बख्तियार खिलजी थे कौन? खिलजी से ये दिमाग न लगा लीजिएगा कि खिलजी वंश का कोई शासक रहा होगा, ये बेशक खिलजी वंश के शासक नहीं थे। ये एक्चुअल में आए थे आपके मोहम्मद गोरी के साथ में। मोहम्मद गोरी का ये सेनापति हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, बाकी के ऑप्शन अगर डिस्कस करना चाहें हम तो 1191 है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो तराइन का फर्स्ट वॉर यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 जो है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 जो है वो आपका चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर यदि किसे माना जाएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अब इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए, सल्तनत काल का जो ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, इसे कहा जाता है सल्तनत काल का समुद्रगुप्त। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त। ठीक है, बाकी आपके जो है बहलोल लोदी, ये मैं पिछले अभी 2 सवाल पहले मैंने डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन
दिमाग में नहीं आया मेरे। तो बहलोल लोदी जो है इन्हें जाना जाता है रैयत-ए आला के नाम से। रैयत-ए आला, रैयत होता क्या है? किसान, यानी कि किसानों का मसीहा कहा जाता है ये। सॉरी मर्ज हो गया ये सवाल आपका। एक्चुअल में रैयत-ए आला जो है ये उपनाम है आपके खिज़्र खां का, ठीक है। और बहलोल लोदी का जो उपनाम पड़ता है वो होता है हजरत-ए आला, हजरत-ए आला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग था? अगर गुप्तचर विभाग की बात करेंगे हम तब आपका राइट आंसर हो जाएगा बरीद-ए-मुमालिक। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा आपका बलबन। बलबन ने इसकी स्थापना करवाई थी गुप्तचर विभाग की। बाकी के ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। दीवाने कोई कौन सा विभाग था? कृषि विभाग, कृषि विभाग। स्थापना किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने मुस्तक राज की अगर बात करते हैं, दीवाने मुस्तक राज हुआ करता था उस टाइम पे राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, दीवाने आरिज, या कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा दीवाने अर्ज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सा विभाग था? दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज कह लीजिए। ये सैन्य विभाग हुआ करता था आपके उस टाइम पे। एक सेकंड, सैन्य विभाग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि विभाग की स्थापना नहीं की गई थी, ठीक है। तो दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने इस्तिहाक की भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवाने रिसालत। अब इसकी स्थापना अगर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी तो किया किसने था? नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद ने। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर और फतेहाबाद शहरों की स्थापना किसने की थी? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आपका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इन सारे नगरों की स्थापना खुद बसाने का काम जो किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने किस नगर की स्थापना कराई थी? ये है आपका जहांपनाह नगर, जो आपके इस टाइम पे कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में, ठीक है। जहांपनाह नगर दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको आज के टाइम पे। अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो इन्होंने बसाया था तुगलकाबाद। हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था, राजधानी स्थानांतरण की जब बात हो रही थी, तो यही जो तुगलकाबाद था इस नगर को बसाया भी था इन्होंने, और इनके शासन काल में तुगलकाबाद इनकी राजधानी भी रही थी। अगला है मुबारकाबाद। इसको स्थापना किसने करवाया था? इसकी स्थापना तो मुबारक शाह थे, मुबारक शाह। अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये मुबारक शाह है कौन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में आपको दो मुबारक शाह देखने को मिलते हैं। एक है आपके खिलजी वंश में जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और उनके बाद उसने राजगद्दी संभाली थी। एक मुबारक शाह आपको देखने को मिलता है सैयद वंश में। तो मुबारकाबाद नगर की स्थापना जिसने करवाई थी वो किस वंश का था? सैयद वंश का, याद रखिएगा, सैयद वंश का, ठीक है। अगले सवाल पे पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना और उसे अपने राजधानी बनाने के वर्ष का उचित क्रम क्या है? ध्यान दीजिएगा, 1502 में ना तो स्थापना कराई गई थी आगरा शहर की और ना ही राजधानी बनाई गई थी। बात करेंगे अगर ऑप्शन बी की 1504 और 1506, तो ये आपके सवाल के हिसाब से राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि 1504 ईस्वी में जो था स्थापना कराई गई थी, आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी, और 1506 ईस्वी में इसे राजधानी बनाया था अपना, किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है।
अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। सफरनामा, ये सफरनामा कोई रहला नाम से भी जाना जाता है, तो अगर रहला लिखा हुआ भी आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सफरनामा ही है। तो इसकी रचना किसने की थी? तो ये थे इब्न बतूता। ये आए कहाँ से थे? मोरक्को से। कई बार ये भी सवाल पूछा है कि इब्न बतूता जो था, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी है, वो किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था। किसके शासन काल में आया था? ये भी जान लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी के ऑप्शंस भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हसन निजामी, अगर इस ऑप्शन को हम डिस्कस करें तो हसन निजामी जो आपका दिया है, इनकी किताब कौन सी है हसन निजामी की? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर, ये हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया है। मिन्हाज उस सिराज की रचना की बात करें हम, तो मिन्हाज उस सिराज की रचना कौन सी है? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। कई बार ये भी सवाल बन जाता है कि ये पुस्तक लिखी किसके लिए गई थी, तो ध्यान रखिएगा नसीरुद्दीन महमूद के लिए। नसीरुद्दीन महमूद के लिए, ठीक है। अगला देखिए, हम जियाउद्दीन बर्नी को डिस्कस करेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी किताब लिखी है? तो कई बार पूछा जाता है इनकी किताब का फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। एक सवाल के साथ बाकी के ऑप्शंस भी अगर डिस्कस हो रहे हैं तो आपके कई सवाल एक साथ तैयार होंगे। बात करेंगे राइट आंसर की, तो वह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्न बतूता। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। तुगलकनामा और खजान उल फुतूह की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अच्छा, बात करते हैं जिया नक्शबी की, तो इनकी भी एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, ये है तूतीनामा। जिया नक्शबी की पुस्तक है तूतीनामा, जो कई बार पूछी जाती है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनकी भी एक किताब है जो कई बार पूछी जाती है, तारीख ए मुबारक शाही। याद रखिएगा, एक सेकंड, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। अगला ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें, फिरोज शाह तुगलक, तो इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी। कह लीजिए दिल्ली सल्तनत में पहली बार यदि कोई आत्मकथा लिखा था तो वो आपके फिरोज शाह तुगलक साहब ही थे, जिस किताब को नाम जाना जाता है फुतुहात ए फिरोज शाही। याद रखिएगा इसको, फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ेंगे हम। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में उसके द्वारा कांगड़ा मंदिर के संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद, फारसी अनुवाद कराया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? कांगड़ा मंदिर ये नागरकोट में आपके पड़ता है, वर्तमान में आपके हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक, तो इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, या कह लीजिए दिल्ली सल्तनत में पहली बार यदि कोई आत्मकथा लिखा था तो वो आपके फिरोज शाह तुगलक साहब ही थे, जिस किताब को नाम जाना जाता है फुतुहात ए फिरोज शाही। याद रखिएगा इसको, फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट सवाल पे पढ़ेंगे हम। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में उसके द्वारा कांगड़ा मंदिर के संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद, फारसी अनुवाद कराया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? कांगड़ा मंदिर ये नागरकोट में आपके पड़ता है, वर्तमान में आपके हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जो थे ये महमूद गजनवी के बाद दूसरे ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, सबसे ज्यादा धर्मांध सुल्तान कहा गया है इसे इतिहास में या दिल्ली सल्तनत में। इसीलिए इसे कई इतिहासकारों ने औरंगजेब का और सिकंदर लोदी का अग्रगामी भी बताया है। तो इन्होंने कांगड़ा में जो मंदिर था वहां पे उस मंदिर को इन्होंने ध्वस्त कराया था, और वहां से जितनी भी संस्कृत पुस्तकें निकली थी उनका फारसी में अनुवाद कराया था, और जो अनुवादित पुस्तक थी उसे दलायल ए फिरोज शाही नाम दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दलायल ए फिरोज शाही। अच्छा, फरहंग ए सिकंदरी क्या है?
इसको भी जान लीजिए। फरहंग ए सिकंदरी है आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी ट्रांसलेशन। आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी अनुवाद किसके टाइम पे है? सिकंदर लोदी के टाइम पे। सिकंदर लोदी के टाइम पे। अब अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, लज्जत ए सिकंदरी। हमने अभी डिस्कस किया था कि सिकंदर लोदी साहब को कविताएं लिखने का बहुत जुनून था और ये गुलरुख के उपनाम से कविताएं भी लिखा करते थे। तो लज्जत ए सिकंदरी जो है वो इन्हीं की पुस्तक है, खुद की लिखी हुई। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। चांदी का टंका और तांबे का जीतल धातु है आपका। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा किस सुल्तान द्वारा चलाई गई थी? तो अगर इस मुद्रा के चलाने के या प्रचलन में लाने की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इन्होंने दो प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, टंका और जीतल। जो टंका था वो चांदी की धातु की बनी होती थी और जीतल जो था वो तांबे की धातु का बना होता था। अच्छा, बाकी के ऑप्शन भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो आपका जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, शसगनी, आधा और बिख। शसगनी, आधा और बिख, ये तीनों जो थी वो चांदी की मुद्राएं थी। अंतर बस इतना था कि ये जो शसगनी मुद्रा थी वो प्योर चांदी की हुआ करती थी। आधा में जो था 50% चांदी हुआ करता था और 50% तांबा हुआ करता था। और बिख की बात करें अगर तो बिख में 25% यानी कि 25% जो था वो चांदी हुआ करता था और बाकी की तांबा हुआ करती थी। ठीक, अगला ऑप्शन आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा चलाया था जिसे अदली नाम से जाना जाता है। अदली नाम से जाना जाता है। ये किस धातु की थी? तांबा की। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। अच्छा, रिप्लेसमेंट किसका किया था? चांदी की मुद्रा की, क्योंकि इनके टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए इन्होंने चांदी की मुद्रा के बदले अदली मुद्रा चलाई थी जो कि तांबे की धातु की थी। अगला हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे बहलोल लोदी। तो इन्होंने बहलोली सिक्का चलाया था। याद रखिएगा, बहलोली सिक्का। ठीक है, ये किस धातु की हुआ करती थी? ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी तांबे की ही हुआ करती थी। ठीक है, बहलोली सिक्का भी तांबे की धातु की हुआ करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ेंगे हम। दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का प्रथम शासक किसे कहा जाता है? प्रथम शासक की बात हो रही है, ना कि वास्तविक शासक की। अगर बात करेंगे प्रथम शासक की तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यही अगर इल्तुतमिश की बात करें हम तो यही गुलाम वंश का प्रथम शासक ना होकर आपके सवाल में पूछा रहता वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का, तो आपका राइट आंसर होता इल्तुतमिश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले कि केवल प्रथम शासक की बात की गई है या वास्तविक संस्थापक की बात कर रही है, तब आप अपना आंसर कीजिएगा। क्यूमर्स की बात करें अगर हम, ये तो क्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। अगर हम डिस्कस करें जलालुद्दीन खिलजी को, कई जगह पूरा नाम इनका मिलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो ये कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक। याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, सैयद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सैयद वंश के संस्थापक की बात करेंगे हम तो वो आपके हो जाएंगे खिज्र खां। राइट आंसर आपका हो जाएगा खिज्र खां। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक कौन है? ये तुगलक वंश का संस्थापक है। तुगलक वंश का संस्थापक। अगर बात करेंगे बहलोल लोदी की तो यह है लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश का संस्थापक।
अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु होगी? मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, माफी चाहेंगे। जिसकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इस सवाल के लिए अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, माफी चाहेंगे, इसमें राइट ऑप्शंस कोई है ही नहीं। एक्चुअल में सिकंदर लोदी नहीं, यहाँ पे इब्राहिम लोदी होंगे, और इब्राहिम लोदी ही वो शख्स हैं, या कह लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे सुल्तान हैं जिनकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हुई थी, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हुई थी, ठीक। बाकी के जितने भी आपके राजा हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी तो चौगान खेलते टाइम मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते वक्त मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, याद रखिएगा। इल्तुतमिश जो है ये बामियान अभियान के दौरान गए हुए थे, और बामियान अभियान से आते हैं तो लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाते हैं। सेम अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी होता है, अलाउद्दीन खिलजी भी लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद ही इसकी मृत्यु होती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला और मुस्लिम शासिका कौन थी? या कह लीजिए प्रथम या अंतिम जो भी थी वो रजिया सुल्तान ही थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। मेहरुन्निसा की बात करें तो मेहरुन्निसा आपके दो लेडीज हैं जो कि मिडिएवल हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। एक मेहरुन्निसा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ठीक है। और दूसरी मेहरुन्निसा जी जो थी वो मुगल सल्तनत में थी, मुगल सल्तनत में जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है, जहांगीर की पत्नी। इंदिरा गांधी तो आपके मान के चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं, जो कि भारत की पहली या अब तक की कह लीजिए वर्तमान तक की जो अभी तक जो है दूसरी कोई प्रधानमंत्री लेडीज बनी ही नहीं है। तो इंदिरा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में आप जान सकते हैं या कह सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, अच्छा कई जगह इनका केवल अल्तुनिया भी लिखा हुआ नाम आता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनका पूरा नाम जो है वो है मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया। ये रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था इन्होंने? ये सवाल कई बार पूछा है मल्टीपल्स एग्जाम्स में कि उन्होंने रजिया को कहाँ कैद किया था। अच्छा कैद कब किया था ये भी जानकारी कर लीजिए। जब रजिया दिल्ली की शासिका बनी थी तो भटिंडा आपके पंजाब में जगह पड़ती है, जिस भटिंडा के अल्तुनिया जो थे वो सूबेदार थे, तो इन्होंने रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत की थी। बाद में रजिया सुल्तान जो है वो बगावत को शांत कराने जाती हैं और वहाँ पे इनका जो सेनापति होता है मोहम्मद याकूत, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो बाद में मौके की नजाकत को देखते हुए अल्तुनिया से फिर रजिया सुल्तान शादी भी कर लेती हैं। हालांकि शादी से और बंदी बनाए जाने के बीच का जो टाइम था, उस टाइम अल्तुनिया ने इन्हें कैद किया था। और कहाँ कैद किया था? तो वो किले का नाम बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किला मुबारक, यहीं पे इनको कैद किया गया था। अगला सवाल है आपका, रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर करवाई गई थी? तो वो जगह थी आपकी कैथल, जो कि हरियाणा की एक जगह पड़ती है। इसी कैथल नामक जगह पे रजिया सुल्तान की हत्या कराई गई थी। किसने करवाई थी? अच्छा केवल रजिया सुल्तान की हत्या नहीं हुई थी, रजिया के साथ साथ इनके हस्बैंड जो थे अल्तुनिया साहब, इनकी भी हत्या कराई थी। कराई किसने थी ये जान लीजिए, बहराम शाह ने। बहराम शाह, बहराम शाह कौन थे? रजिया के सौतेले भाई, सौतेले भाई किसके? रजिया के, ठीक है। अगले सवाल पे पढ़ेंगे हम। निम्न में से किस सुल्तान का मकबरा दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में स्थित होने की बात नहीं कर रहा है, दिल्ली में स्थित नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है मकबरा इनका? लाहौर में, ठीक है।
लाहौर में इनका मकबरा है। बाकी रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो इनका भी मकबरा दिल्ली में है, बलबन का भी मकबरा दिल्ली में है, और इल्तुतमिश जो है इनका भी मकबरा दिल्ली में है। अगले सवाल को डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में है? हरियाणा के पानीपत जिले का मतलब पर्टिकुलर पूछ रहा है ये, तो ये आपके हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। बाकी बात करते हैं खिज्र खां का मकबरा। जो खिज्र खां का मकबरा है ये हरियाणा में सोनीपत में पड़ता है, हरियाणा के सोनीपत जिले में। बात करेंगे बहलोल लोदी की तो एक जगह पड़ती है चिरांग, चिरांग जो कि ये भी डिबेटिंग रहता है कि कहाँ है चिराग के लिए, क्योंकि जगह एक चिरांद है, चिराग है, जो भी है। तो ये दिल्ली क्षेत्र में, जो कि दिल्ली में जहां पनाह नगर है वहां के आसपास एरिया में है। बात करते हैं सिकंदर लोदी के मकबरे की, तो सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है ये ध्यान रखिएगा आपने। लोधी गार्डन, लोधी गार्डन दिल्ली, ठीक है, लोधी गार्डन दिल्ली। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। तुर्कान ए चहलगानी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा। तुर्कान ए चालगानी नहीं है, तुर्कान ए चहलगानी है, ठीक है। इसे ही चालीसा गुट या चालीसा दल की भी संज्ञा दी गई है। तो सवाल है आपका कि इसकी स्थापना किसने की थी या फिर इसका गठन किसने किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। हाँ, अगर बात करने की बात आई, खत्म करने की बात आएगी तो आपके बलबन साहब आ जाएंगे। इन्होंने चालीसा दल को समाप्त किया था। हालांकि खुद भी चालीसा दल से होके ही आए थे, सत्ता में राजा बने थे, लेकिन सत्ता में आते ही इन्होंने पहला जो काम किया वो चालीसा दल को समाप्त करने का ही किया, ठीक है, चालीसा दल को समाप्त किया। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने तो बहुत सारे विभाग की या फिर नियम कानून की स्थापना की थी या फिर लागू कराया था। जैसे हम कह लेंगे कि दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत, भूमि को विश्वा में नापने की शुरुआत, ये भी हम आगे के सवालों में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिजदा और पायबोस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सिजदा और पायबोस की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलबन, ठीक है। सिजदा और पायबोस की शुरुआत इन्होंने कराई थी, किसने? बलबन ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे हम। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में ये सवाल पूछा भी है कि दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा कराया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। बलबन की रक्त व लौह की नीति का अनुसरण किसने किया था? अच्छा, ये भी सवाल कई बार बनता है कि रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किसने किया था? तो बलबन। और अगर सवाल पूछता है कि उसकी रक्त व लौह की नीति का अनुसरण किसने किया था, तो आपका आगे आते हैं, सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। सेना को मंगोल पद्धति से संगठित करने और प्रथम बार सैनिकों को नगद वेतन देने के शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? मंगोल पद्धति से गठन, ये कई बार पूछा गया है। और प्रथम बार सैनिकों को नगद वेतन, या ऐसे कह लीजिए कि नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत जो है वो उसी के शासनकाल से है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपनी सेना को जो है मंगोल पद्धति से संगठित किया था और सैनिकों को नगद वेतन देने का भी काम किया था। अच्छा, इनसे एक सवाल आपके और जो है वो कई बार पूछ दिया जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सवाल बनता है कि दिल्ली सल्तनत में किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही थे। और काफी कठोरता से इन्होंने इस नियम को, प्रणाली को लागू कराया था, कोई टस से मस नहीं हो सकता था। अगला सवाल आपका है, दाग प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ना कि आधुनिक काल में या आधुनिक इतिहास की बात हो रही है। ये शुरुआत से ये कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित किसके शासन काल में देखा गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
ग्यासुद्दीन तुगलक। व्यवस्थित, पूर्णतः व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, ग्यासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य और सर्वाधिक विद्रोहों की काल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये सवाल आपको बनेगा ग्यासुद्दीन तुगलक, औरंगजेब, जहांगीर और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब हैं, सही आंसर यही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ा साम्राज्य जो था, सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था। इसके शासनकाल में टोटल 23 प्रांत थे इसके टाइम पे, और सबसे ज्यादा विद्रोहों का काल जो कहा जाता है, तो टोटल विद्रोह कितने हुए हैं? 22 विद्रोह। और गौर करिएगा जरा इनका, आखिरी विद्रोह जो है गुजरात में हो रहा था। गुजरात का तगी विद्रोह ये हुआ था सन 1351 में, और इसी विद्रोह को शांत कराने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुजरात के तगी विद्रोह को शांत कराने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी किसे कहा जाता है? ये हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था कि धार्मिक असहिष्णुता कह लीजिए या धार्मिक धर्मांधता कह लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के अंदर इतना ज्यादा था, मतलब हद से ज्यादा, कि उसे इस मामले में अगर देखा जाए तो उनका पथ प्रदर्शक कह लीजिए सिकंदर लोदी का और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके फिरोज शाह तुगलक। इनको एक और संज्ञा दी जाती है कि सल्तनत काल का अकबर। ऐसा नहीं कि केवल धर्मांधता रही है, काम नाम भी इन्होंने करवाया है। जैसे 1200 लगभग 1000-1200 के लगभग इन्होंने नहर बनवाए हैं, बांधों का निर्माण वगैरह कराया था, तो इसलिए इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल पे पढ़ेंगे हम। मेरठ तथा टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका भी श्रेय है अपने फिरोज शाह तुगलक साहब को जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कर अलाउद्दीन खिलजी के शासन में नहीं देखने को मिलता है? तो चरी और घरी, जजिया और जकात, खुम्स और खराज, हक ए शर्ब। तो ये जो हक ए शर्ब है, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखने को नहीं मिलता है। ये है किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक। अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, बागों का निर्माण, स्थापना इन्होंने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नहरों से इन्हें ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा नहर बनवाए हैं, तो सबसे ज्यादा नहरों से टैक्स वसूली भी यही करेंगे। ठीक है, तो हक ए सर्व जो था ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था ये कर, और ये किस प्रकार का कर था? सिंचाई कर। ठीक है, खुम्स और खराज, चरी और घरी क्या था? चरी ये पशुओं के चराने पे, किसी बड़े बड़े चरागाह में यदि आप पशुओं को चराते हैं तो पशुओं को चराने पे लगने वाला जो टैक्स था वो चरी है। कई जगह इसे चराई भी लिखते हैं। और घरी जो है ये लोगों को घर बनवाने में जो टैक्स लगता था, घर में रहने के लिए जो टैक्स पे करना होता था वो घरी है। ठीक, जजिया और जकात, जजिया की बात करें हम तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक सुरक्षा कर था। अगर ये कर कोई नहीं देता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। ठीक, जजिया जो है जकात जो है ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, मतलब इन्हीं के लिए जो है जजिया मुसलमानों से लिया जाने वाला संपत्ति कर था। संपत्ति कर में भी क्या है? जकात का क्या है? संपत्ति कर में भी बचत का कितना परसेंट? 2.5%। ठीक है, जकात जो हुआ करता था मुस्लिमों से जो लिया जाता था, संपत्ति में भी संपत्ति कर होता था जिसमें बचत का 2.5% हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। अब खुम्स को डिस्कस करें तो खुम्स जो वो कर हुआ करता था जो किसी युद्ध से लूटा गया धन होता था। ठीक है, खराज किस प्रकार का कर था? ये गैर मुस्लिमों में भूमि कर था। मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम में सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है, तो विभिन्न धर्म समुदाय के लोग हो सकते हैं जो कि मुस्लिम नहीं है। तो खराज ये भूमि का कर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 प्रकार के अतिरिक्त करों को खत्म करके सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का सुल्तान कौन था? ठीक है, तो
इसका श्रेय जाता है अपने फिरोज शाह तुगलक साहब को। इन्होंने जैसे बात आपका सवाल बनता है कि पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने वाला, प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला किस पे? गैर मुसलमानों पे। इसका श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इन्होंने 5 लोगों को टैक्स से फ्री रखा था। कौन कौन था? बच्चे, बूढ़े, विकलांग, औरत और ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। लेकिन फिरोज शाह तुगलक साहब ने ब्राह्मणों पे भी कर लगाया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे पढ़ेंगे हम। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण किस वर्ष किया गया था? राजधानी स्थानांतरण की बात अगर की जाएगी तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1327 ईस्वी में राजधानी स्थानांतरण किया गया था। अब बात करें हम ऑप्शन ए की, 1325 ईस्वी। तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दोआब में कर वृद्धि की थी। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि। ऑप्शन सी डिस्कस करेंगे हम। ऑप्शन सी है 1330। इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था? अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि अदली नामक मुद्रा चलाई थी इन्होंने। तो 1330 में इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन। ठीक है। 1338 में क्या किया था इन्होंने? खुरासान अभियान किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुरासान अभियान किया गया था। ठीक, अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष? ये हम अभी पिछले सवाल में हमने डिस्कस भी किया था। 1351 में। कब? गुजरात में तगी विद्रोह के दौरान। गुजरात में तगी विद्रोह के दौरान। ठीक है। 1316 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये होंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी साहब। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। 1206 में किसकी मृत्यु हुई थी? मोहम्मद गोरी। अच्छा, हत्या कैसे हुई? मृत्यु कैसे इनकी? हत्या कराई गई थी इनकी दमयक नामक स्थान पर। दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर नामक व्यक्ति द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, व्यक्ति द्वारा। 1030 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये आपके महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी की। अच्छा, मृत्यु कैसे हुई थी ये भी याद रखिएगा, मलेरिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। स्वयं के लिए जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की प्रति छाया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भैया ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। इन्होंने ही दुनिया भर की नौटंकी शुरू की थी, सिजदा और पैबूस की शुरुआत। दरबार में आप हंस नहीं सकते हैं, बिल्कुल सीरियस रहा कीजिए। खुद को जिल्ले इलाही बताए इन्होंने, ईश्वर की प्रति छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि बताए खुद को। ठीक है, तो इन्होंने ही जिल्ले इलाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके लिए? खुद के लिए। अगले ऑप्शन की ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो मुबारक शाह खिलजी हैं। मुबारक शाह खिलजी जो है ये खिलजी वंश में आपके अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। अच्छा, ये दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के वर्चस्व को ललकारा था या कह लीजिए नकारा था, और खलीफा के वर्चस्व को नकार के इसने खुद को खलीफा की उपाधि दिया था। खलीफा की उपाधि ले लिया, मतलब बाकी के जो सुल्तान थे वो खलीफा से डिग्री लेने जाया करते थे,
और इन्होंने क्या किया कि खलीफा का कॉन्सेप्ट खत्म, आज से हम खुद ही खलीफा हैं, ठीक है। तो खलीफा की उपाधि स्वयं को दी, किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि पहली बार अपनी नाम का खुतबा पढ़वाया था इन्होंने, पहली बार अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो ये भी महाशय कम नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जिल्ले इलाही कहा, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, बलबन के समान ही। हालांकि बलबन के जितनी नौटंकियां नहीं रही मोहम्मद बिन तुगलक की, लेकिन खुद को जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई की जैसे उपाधियां इन्होंने दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति मलिक काफूर जो है, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, किस अभियान के दौरान खरीदा गया था? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा गुजरात अभियान। गुजरात अभियान हुआ कब था? 1299 ईस्वी में। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? उलूग खां और नुसरत खां। ये दोनों जने कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, और नुसरत खां ही वो व्यक्ति था जिसने 1000 दीनार देकर गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदा था, ठीक है। बात करें यदि रणथंभौर अभियान की, तो ये अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान था, जो अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था। किसके किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीरदेव के बीच में हुआ था, ठीक है। और यही जो युद्ध था जिसमें इनकी वाइफ रंगा देवी ने जल जौहर किया था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ अभियान की बात अगर हम करें तो ये कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। और ये जग जाहिर है, मूवी भी आपकी बन चुकी है इस पे, पद्मावत मूवी। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि इस युद्ध के आक्रमण की जानकारी या जौहर की जो जानकारी है केवल एक पुस्तक से मिलती है, जो पद्मावत है, ठीक है। केवल पद्मावत से मिलती है। पद्मावत लिखी किसके द्वारा गई है? मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा, इस पुस्तक को इतना ऑथेंटिक इसलिए भी नहीं माना जाता है कि घटना हो रही है 1303 ईस्वी में और किताब लिखी जा रही है पद्मावत 1540 ईस्वी में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये किताब लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमने बाकी के डिस्कस कर लिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विवाह विभाग और रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी बेरोजगारी इतनी है, सोचिए अलाउद्दीन खिलजी साहब ने अपने जमाने में एक अलग से रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो रोजगार कार्यालय और विवाह विभाग, जैसे आज के टाइम का है मैट्रिमोनी ऐप, शादी.com, वैसे ही विवाह विभाग उनके टाइम पे भी था। तो